नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजभवन में मोहन मरकाम ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल बिस्वाभूषण हरिचंद ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम भूपेश बघेल के साथ मुख्य सचिव अमिताभ जैन समेत मंत्रीगण विधायक मौजूद रहे। राष्ट्रगान के बाद समारोह का समापन हुआ। अभी फिलहाल उनको कोई विभाग नहीं दिया गया है। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद ही विभाग तय किया जाएगा। शपथ लेने के बाद मोहन मरकाम ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि 100 दिन का कार्यकाल भी बहुत होता है। जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसे मैं पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। सरकार में मंत्रिमंडल के रूप में आज शपथ ग्रहण किया। पिछले 4 सालों तक संगठन में प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में संगठन को मजबूत करना, मजबूती प्रदान करना ये जिम्मेदारी थी। अभी छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख जनता की अपेक्षाओं पर, उम्मीदों पर खरा उतरने की जिम्मेदारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोहन मरकाम है। आपने मंत्री पद की शपथ ली क्या? जी, मंत्रिमंडल के रूप में आज छत्तीसगढ़ सरकार में सदस्य बना हूं। सरकार, हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश सरकार की उपलब्धियों, नीतियों को लेकर उसके साथ साथ जो भी कार्यक्रम बने हैं उन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की बड़ी जिम्मेदारी, उसको हम पूरा करेंगे। विभागों को लेकर चर्चा चल रही है। शिक्षा विभाग, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, जो भी विभाग देते हैं उसको मैं पालन करूँगा। अभी आपने मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात की है क्या? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया। तो देखिए, ये थे हमारे साथ नवनियुक्त मंत्री मोहन मरकाम जी, जिन्होंने आज शपथ ले ली है और छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं। और अभी इन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी बात की। मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं मोहन मरकाम। कैमरा पर्सन योगेश के साथ राजधानी रायपुर से प्रदीप नामदेव। रायपुर से बड़ी जानकारी। प्रेमसाय टेकाम को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मंत्री पद से इस्तीफे के बाद जिम्मेदारी दी गई। राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रेमसाय सिंह टेकाम का कैबिनेट दर्जा रहेगा बरकरार। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की राज्य योजना आयोग के बनाए गए अध्यक्ष, इस वक्त की बड़ी खबर, प्रेमसाय सिंह टेकाम का कैबिनेट दर्जा बरकरार रहेगा। मंत्री पद से इस्तीफे के बाद ये जिम्मेदारी दी गई। बड़ी जानकारी आपको बता दें, प्रेमसाय टेकाम को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मंत्री पद से इस्तीफे के बाद जिम्मेदारी दी गई और राज्य योजना आयोग के बनाए गए अध्यक्ष, इस वक्त की बड़ी खबर है। हम जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रेमसाय टेकाम को बड़ी जिम्मेदारी मिली है और प्रेमसाय टेकाम को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। गाली नहीं बगा, तू बता, तू कौन बोल रहा है? तो बता भाई, गाली दे रहा है? तू गाली तू दे रहा है ना? कौन कर रहा है? अरे बता, तू बोल कौन रहा है? मैंने ऐसा गलत बात बोल रहा है? तू गलत व्यक्ति को लगाया, जिसको लगाया तो उसको बोल। हाँ, तू करता, तू कर। सुनना, तू तुम तस्कर लोग, तू तस्कर को तू ऐसे बोल रहा होगा, है कि नहीं? अबे सुन, तेरा बहुत सब सुने देखे समझ गया। तू कहाँ है बता? आ जाना भाटा का वादा बात है तो भाटा का वादा बता। अरे भाटा का आना, तू भाटा का ठीक है? भाटा गाँव कहाँ पाता हूँ ये बता ना। पुल के नीचे, पुल के नीचे, पुल के नीचे चला। बता। अबे आना, आधा घंटे वहीं मिलूंगा। आजा 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 5 मिनट में आ रहा हूँ। आजा 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 आजा। तेरा स्वागत। कौन है? मैं भी तो जानू कौन है, मैं भी तो जानू कौन है। तू आजा 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 आना भाई, आना आना आजा 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 पुराने आजा। नमस्कार, मैं दुलारे अंसारी और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। देखना तब अहम हो जाता है कि एक आदमी गौ तस्करों के खिलाफ कदम उठाता है, गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता है और गौ तस्कर उसे जान से मारने की और गंदी गंदी गालियां देते हैं। आज उसी विषय को लेकर के गौ पुत्र उमेश बिसेन दंडवत यात्रा निकाल रहे हैं गौ तस्करों के खिलाफ।
जिन्होंने गाली दी है उनको खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, लोगों के खिलाफ बहुत नाराजगी दिख रही है उमेश बिसेन में। देख सकते हैं कि किस तरीके से थक हार करके बैठ गए हैं। थोड़ी सी पानी पिए, जलपान करने की व्यवस्था नहीं है इनके। और इस तरीके से उमेश बिसेन बार बार गौ माता की फेवर में, गौ तस्कर रुक जाए, गौ तस्करों की रोकथाम हो, गौ तस्करों पे कार्रवाई हो, उस कार्रवाई को लेकर के बार बार एक नई पहल कभी यहाँ कभी कोरबा अलग अलग अन्य जिलों में करते आ रहे हैं। मैं उमेश बिसेन जी से खास बातचीत करूंगा। उमेश बिसेन जी, आप बार बार दंडवत करते रहते हैं, कभी रायपुर में, कभी कोरबा में, क्या कुछ देखने को मिलता है? क्या प्रशासन सोई हुई है पूरे तरीके से? आपकी बातों को नहीं सुना जा रहा है? क्या एकमात्र रास्ता बचा है? क्या कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, देश में हाई कोर्ट नहीं है क्या, जो आप इस तरीके से यात्रा करके लोगों में क्या संदेश देना चाहते हैं? कोर्ट भी है, पुलिस भी है, जनता भी है। मेन मामला क्या है, तस्करी ना सरकार रोक सकती है ना कोर्ट रोक सकता है, आम जनमानस रोक सकता है। और जब तक जनमानस जागरूक नहीं तब तक गौवंश बचेगा नहीं। मेरे जो हमारे समझ में आया, भारत का हर नागरिक गौपुत्र है, गौ सेवक। मैं अकेले नहीं, भारत का हर नागरिक, सबका नैतिक कर्तव्य गौवंश, प्रकृति, पर्यावरण, जीवों की रक्षा करे। वो भौतिकवादी परिस्थितियों में भटक गया है। पर ये दंडवत यात्रा इसलिए कि लगातार मेरे को जान से मारने की धमकी मिल रही है। तस्कर के हौसले बुलंदी में है। तस्कर ऐसे हैं कि कुछ संगठन में घुस गए, मुझे ऐसा लगता है कि संगठन में तस्कर हैं। अब वो लोग अलग अलग माध्यम से लोगों को शराब पिला के गंदी गंदी गालियां, परिवार को उड़ा देने की, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो इसलिए दंडवत यात्रा आईजी साहब तक कि ऐसी चीजों को गंभीरता से ली जाए। कभी मेरे परिवार को जान से या मुझे कहीं पे भी मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ। मुझे पूरी आशंका है कि जो लोग जिन पे शक मुझे शक है वही लोग ये काम कर रहे हैं। उसमें काड़ा तस्कर, अपना नाम फेमस है उसका, और एक है ट्रांसपोर्ट तस्कर, ये पीरगांव में उसका ऑफिस है। ये लोग ही, क्योंकि इनके बहुत नुकसान हुआ है तो स्वाभाविक है कि ये लोग अलग अलग प्रपंच से मेरे को मरवाना चाहते हैं। एक अहम बात मैं पूछना चाहता हूँ कि देश में 80 करोड़ हिंदू है, पर आपके पीछे जो संख्या वो बहुत कम दिखती है। क्या होता है कि दंडवत करना, पदयात्रा करना, ये बहुत साहस का काम है। अभी ये जो साहसी हुआ हैं, बाकी लोगों की अपनी इच्छा, निमंत्रण सबको देते हैं, पर सबकी अपनी मर्जी है, उसमें मेरा कोई वो बस तो चलता नहीं। जाता है कि गौ माता है, गाय को पूजनीय माना जाता है, और पूजनीय के बाद भी अगर हिंदू घर से नहीं निकल रहे हैं, इस लड़ाई में लड़ नहीं रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये लड़ाई कहाँ तक आप लड़ पाएंगे अकेले? नहीं, जब तक देखो, भगवान ने हमको किसी कार्य को नियमितीकरण के लिए भेजा है। वे नियंत्रण रखो, आज निकल गौवंश की संरक्षण होगा, पर किसी न किसी नियमितीकरण रखना पड़ेगा। तो वही कार्य हम कर रहे हैं। हम कोई बदलाव नहीं ला सकते, पर यह है कि गाय का जो कार्य है उसको नियमितीकरण रख सकते हैं। हम इतना तो कर सकते हैं, क्योंकि हम एक मात्र बिंदु हैं, वो हिसाब से काम कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जो आप कर रहे हैं उसमें आप अकेले पड़ गए हैं? नहीं, ऐसा अकेले नहीं पड़ा, पूरे समाज का मौन स्वीकृति है। क्योंकि अब हत्या तो मेरी की बात हुई है, तो स्वाभाविक है मेरे को ही आना पड़ेगा सब मामले में, सीधी सी बात है। और मैं भी चाहता हूँ कि मेरे जो जहाँ पे मेरा मामला आया है कि मेरी हत्या करने का, मुझे निपटाने की बात कर रहे हैं, कुछ सिर्फ निपटा देंगे बोल रहे हैं, तो उनसे मैं अकेले भिड़ना चाहता हूँ। बाकी मैं किसी को उसमें लाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ 1 to 1 मेरे से कर ले, पहलवानी कर ले। मैं तो सरिया, मैं तुमको चैलेंज किया, मैं रोड से मार देना, इतना दम है। तो रिकॉर्डिंग हमने भी सुनी है। रिकॉर्डिंग में आपने कहा भाटागांव चौक में आधे घंटे में आ जाओ, मैं भाटागांव चौक में हूँ। पर क्या इस तरीके से एक आम आदमी को डराना, और प्रशासन मौन है, तो आपको नहीं लगता है कि प्रशासनिक तौर पे आपको जाकर के एक लेटर दे देना था, ज्ञापन दे देना था, या FIR कराने की कोशिश करनी थी अननोन कॉल की, वो न करके आप एक बड़ा दंडवत यात्रा, क्या ये सब पॉलिटिकल हाइट लेने के लिए भी कर सकते हैं आप?
नहीं, मैंने तो आवेदन बकाया सबको दिया है, एडिशनल एसपी को दिया, एसपी को दिया है, सबको दिया है। पर उनको क्या, जो पब्लिक जो माफिया है, बाहुबल धनबल से परिपूर्ण है, मैं उससे उनको पूर नहीं सकता। पैसा फेंक देंगे, पुलिस तो जानते हैं अब क्या स्थिति है, जिधर दम उधर हम, पुलिस की भी स्थिति ये है, जिधर दम उधर हम, पुलिस की स्थिति है। मेरा दम भर मेरे तरफ हो जाएगी, उधर हो जाएगी। तो आम जनमानस और प्रशासन दिखाना कि मैं तपस्या करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अपने काम चालू करने के पहले या लड़ाई लड़ने के पहले आपने नहीं सोचा कि कोई बड़े व्यापारी के साथ जुड़ जाऊं या कोई बड़े व्यापारी को साथ में लेकर के चलूं ताकि आपके पास भी धनबल हो? नहीं, जुड़ने का क्या, मुझे ऐसा लगा, मुझे तो स्वतः मेरे घर में ऑलरेडी बहुत सारा गौवंश था, करते करते यहाँ आया, यहाँ भी करने लगा। कभी मन में लाते इसको जो जुड़ता जुड़ा, जो आया जुड़ा, जो नहीं जुड़ा नहीं जुड़ा। कभी मन में कभी ऐसा कल्पना नहीं की कि इस तरह के विवाद भी आएंगे। पर मैंने कोई गौ काम धेनु मानस पढ़ा था, उसमें लिखा था कि गाय का कार्य इतना आसानी, बड़ी बड़ी तपस्या, बड़े बड़े इशू आगे चले, बड़ी तपस्या, बड़ा कठोर काम है, कलयुग बड़ा कठोर काम है। और समाज के बीच में करने के लिए बड़ा तपस्या, एक तरह से तपस्या से करने के लिए बदनामी झेलनी पड़ेगी, आरोप झेलने पड़ेंगे, लड़ना पड़ेगा, जान जाए। और ऐसा मेरे जैसे कई लोग अपने इसमें आहुति दे चुके हैं। अभी गुजरात में 5 लोग मारे गए, 10 लोगों ने मार दिया, अभी महाराष्ट्र में मारे गए, MP मारे गए। तो हत्याएं तो होती रहती है और हम तो निमित्त एक बिंदु मात्र भी नहीं है, लगातार कर रहे हैं। लड़ाई आपको लड़ते हुए पूरा प्रदेश देख रहा है, पर आपको ऐसा क्यों लगा कि गौ माता के लिए लड़नी चाहिए? ये विचार कहाँ से आया, कैसे ये उत्पत्ति हुई, कैसे आप जागे, ये भी एक समझना बहुत अहम हो जाता है। इस मामले में तो मेरे घर ही किसान परिवार का है। मेरे घर में ही 150 गौवंश थे, आज ही मेरे घर में गौवंश, मेरे पूरे परिवार में जितने रिश्तेदार हैं गाँव में, सब क्या गौवंश, मैं गायों के बीच में खेला बड़ा हूँ। इसकी लड़ाई आपके पापा नहीं लड़ते, इसकी लड़ाई आपकी माता नहीं लड़ती है, इसकी लड़ाई आपके भाई नहीं लड़ते, सिर्फ आप ही क्यों ये लड़ाई लड़ रहे हैं? देश में 80 करोड़ हिंदू हैं, 80 करोड़ हिंदू में से 80 करोड़ हिंदू गौ माता को पूजते हैं, तो 80 करोड़ हिंदुओं को ये लड़ाई लड़नी चाहिए। सिर्फ आप अकेले, प्रशासन में भी अगर ज्यादातर बात करें तो IG, DIG सारे हिंदू धर्म के लोग हैं, पर उनके रहते हुए भी एक आप साधारण आदमी को, आप बार बार बोल रहे मैं किसान का लड़का हूँ, एक किसान के लड़के को रोड पे उतर करके ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है। लड़ाई कहाँ तक समझ में आती है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सारी चीजों की उत्पत्ति कैसे हुई? मेरा बताना किसान परिवार है, मेरे पिताजी लड़े, भैया मेरे पिताजी करे तब तो मैं कर पा रहा हूँ, मेरे दादा करे तो कर पा रहा हूँ। काम आगे बढ़ा, सबके अलग अलग तरीके, कोई सेवा करता है, कोई सड़क पे लड़ता है, कोई अर्थ रूप से सहयोग करता है, कोई दवाई सहयोग करता है। गाय का ऐसा नहीं कि जो गाय का सेवा कर रहा है वही है, सेवा करने का स्वरूप अलग अलग है। कोई स्ट्रक्चर बना के देता है, वो भी एक सेवा है। आप मीडिया के माध्यम गाय का दिखाएंगे तो आप भी एक सेवा है कि आप मीडिया के माध्यम से गाय की चीजों को प्रचारित कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। हम चाहते हैं कि पूरी देश, पूरी दुनिया देखे इस बात को। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि 1 मिनट का कवरेज हो गाय के लिए, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि 1 मिनट में हम दिखा दे कि उमेश बेसन ने क्या। मैं चाहता हूँ कि प्रदेश की जनता जागे, प्रदेश की जनता भी सोचे, जितना प्यार आप करते हैं उतना प्यार हम भी करते हैं, और उतनी प्यार हमारे प्रदेश में अगर 20 लाख लोग रह रहे हैं, मैं रायपुर की बात कर रहा हूँ, अगर 25 लाख लोग रह रहे हैं तो वो सारे लोग ये लड़ाई में शामिल हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो जैन हो, क्योंकि पूजनीय तो सबके लिए है गौ माता, क्योंकि उन्हीं का दूध पी करके, उन्हीं की चीजें होकर के हम बड़े बनते हैं, स्कूल जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। मैं बस एक बात और, आखिरी बात, लास्ट बात समझना चाहता हूँ कि ये लड़ाई सिर्फ उमेश बिसेन ही क्यों लड़ रहा है? मेरा सौभाग्य है कि भगवान ने इस कार्य के लिए मेरे को बनाया है, और मेरे से जितना बन पड़ता है, मेरे को बहुत बड़ा वो तो हूँ नहीं कि चमत्कारी कर दूं, जो मेरे बौद्धिक विवेक से बन पाता है मैं करता हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि इतने बड़े कार्य करने के लिए मुझे भगवान ने चुना है, और बहुत कम लोग को भगवान चुनता, मुझे चुना है, मेरा सौभाग्य है। बाकी जो लोगों की है, लोग भी अपने अपने स्तर में करते हैं। मैं अब क्या बोलूं लोगों को, जो लोग करते हैं उनको बहुत दंडवत प्रणाम है, जो खाना खिलाते रोड में उनको दंडवत प्रणाम है, जो लोग गाय के लिए सोचते हैं उनको भी दंडवत प्रणाम है, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग के समय गाय के लिए जो थोड़ा भी कर रहा है वो गौपुत्र गौसेवक है। भारत का एक एक नागरिक गौपुत्र गौसेवक है, चाहे वो जंगल में रहे, शहर में रहे, गाँव में रहे, बस अपने कर्तव्य को समझते हुए कार्य करेगा। जब आपको जान से मारने की कॉल पे धमकी दी गई तो आपको डर नहीं लगा कि शायद मैं मर जाऊंगा या मुझे मार दिया जाएगा? हर आदमी इस काल में जीना चाहता है। डर क्या है, देखो मैं बता रहा हूँ, मेरे 4-5 बार हाथ पैर टूट गए, ये सर्जरी, यहाँ पे पैर में देखो ये सर्जरी है, पूरा सर्जरी है, शरीर के हर तरफ सर्जरी है मेरी। जो इतनी बार मार खा लिया हो उसको मार से क्या डरना, मैं जान से नहीं डरता। पर क्या है कि चुप बैठना भी ठीक नहीं है। इनको वो मेरे को क्या निपटाएंगे, ईश्वर उन्हीं को निपटा देगा, इतना मैं जानता हूँ। मेरे को सिर्फ अपनी तपस्या लगातार करनी, भगवान बोला कि बेटा तपस्या कर, तपस्या कर रही, तपस्या है। और
धरती पे आकर भगवान पे भी आरोप प्रत्यारोप लगे तपस्या करने, तो मैं तो एक इंसान, नॉर्मल इंसान हूँ, करना पड़ेगा। और जो लोग मेरे पीछे काड़ी कर रहे हैं, कह सकते हैं सीधे या निपटाने का प्रयास करे, भगवान सद्बुद्धि दे। और ये तस्कर लोग ही कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा, माफिया तस्कर लोग। तो देख सकते हैं कि आप किस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है उमेश बिसेन की तरफ से कि मुझे मरने से डर नहीं लगता है, मैं जो गाय की लड़ाई है वो लड़ूंगा, आखिरी दम तक के लड़ूंगा, मैं मर जाऊं तब भी लड़ूंगा, क्योंकि मैं, हमारे घर में 150 गौवंश है, मैं किसान परिवार से हूं और ये मैं लड़ाई शुरू से लड़ते आ रहा हूं। अलग अलग आदमियों का गौ सेवा को लेकर के अलग अलग प्रकार की चीजें हो सकती है। कोई मौन रख के गौ सेवा कर रहे हैं, कोई घर में पाल करके गौ सेवा कर रहे हैं और कोई तो सड़क पे लड़ाई करके गौ सेवा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बार बार कॉल में उमेश बिसेन को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उमेश बिसेन को गंदी गंदी गालियां दी जा रही है। ये आईजी ऑफिस तक का सफर तय करेंगे। देखना तब अहम हो जाएगा कि प्रशासन क्या एफआईआर दर्ज करती है, प्रशासन एफआईआर दर्ज करके क्या कार्रवाई करती है, क्या प्रशासन इस पे एक अचूक कदम उठाती है, प्रशासन क्या कठोर कदम उठाती है। देखना अहम हो जाएगा कि एक आम आदमी की लड़ाई और एक धन बल वालों की लड़ाई, दोनों लड़ाई में कौन किसके साथ है। प्रशासन क्या एक आम आदमी के साथ है या प्रशासन उनके साथ है जिनके पास धन बल है। तब भी एक बात अहम हो जाता है कि इस देश में जो सबसे बड़ी आबादी है, बागेश्वर महाराज आते हैं और बड़े बड़े भाषणों में बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि अखंड भारत बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या हिंदू राष्ट्र ऐसा होगा जिसमें गौ तस्करी होगी? क्या हिंदू राष्ट्र ऐसा होगा जिसमें गौ पुत्र को सरेआम जान से मारने की धमकी दी जाएगी? क्या हिंदू राष्ट्र ऐसा होगा जिसमें गौ पुत्र को गंदी गंदी गालियां दी जाएगी? देखना अहम हो जाता है। लोग अखंड भारत की बात करते हैं, लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, पर गौ माता की बात क्यों नहीं करते? गौ तस्कर की पहल को या गौ तस्करी को क्यों नहीं रोकते? उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? जगह जगह पर थाने बने हुए हैं, जगह जगह पर चीजें बनी हुई है। इन सारी चीजों के बाद भी गौ तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। क्या गौ तस्करी से लाखों रुपए बनाए जा रहे हैं? क्या गौ तस्करी से बड़ी बिल्डिंगें बांधी जा रही है? क्या गौ तस्करी को करके बहुत सारे लोग अपनी आजीविका चला रहे हैं? क्या गौ तस्करी एक बड़ा व्यापार बन गया है? जब आप देख सकते हैं कि एक आम आदमी किस तरीके से लड़ाई लड़ रहा है, एक आम आदमी किस तरीके से इस लड़ाई को समूचे देश के लिए लड़ रहा है, अपनी माँ के लिए लड़ रहा है जिसको गौ माता कहा जाता है। बार बार गौ तस्करों के खिलाफ नारे लग रहे हैं, बार बार गौ तस्करों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ये देखना अहम होगा कि भारत देश में जहां पर नाम बदलने की राजनीति की जाती है, जहां पर इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज रख दिया जाता है, क्या गौ तस्करों को रोका नहीं जा सकता है? क्या गौ तस्करी खत्म नहीं की जा सकती है? क्या गौ तस्करी इसी तरीके से होती रहेगी और जितने गौपुत्र हैं उनको जान से मारने की धमकी? खैर, उस कॉल रिकॉर्डिंग का आर्यन टीवी किसी भी प्रकार से पुष्टि नहीं करता है, पर उमेश बिसेन की तरफ से ये बयान आ रहा है कि मुझे सरेआम जान से मारने की धमकी दी जा रही है, मुझे सरेआम जान से मार दूंगा कहा जा रहा है। पर भी इस पे प्रशासन मौन है, हिंदू मौन है, लोग मौन है। ये मौन चुप्पी कब तक टूटेगी? जब देश में कहा गया सबका साथ सबका विकास,
तो गौ तस्करी की रोकथाम क्यों नहीं गई? ये नारा क्यों नहीं बीजेपी की तरफ से दिया गया कि सबका साथ सबका विकास और गौ माता को हम बचाएंगे, गौ माता को हम सेफ रखेंगे, गाय को हम सेफ करेंगे? ये क्यों नहीं कहा गया? बड़े बड़े मैनिफेस्टो में गाय को लेकर के कोई बड़ी जगह नहीं दी जाती है, गौ माता को लेकर के कोई बड़े और कठोर नियम नहीं कहे जाते हैं। अगर आप रात को देखेंगे वीआईपी रोड पे देखेंगे तो वीआईपी रोड पे सैकड़ों गाय रोड पे बैठे हुए हैं, सैकड़ों गाय रोड पर छोड़ दिए गए हैं। लोग गाड़ी चलाए तो कैसे चलाए, लोग गाड़ी को ड्राइव कैसे करें, ये तब अहम हो जाता है जब ऐसे लोग आम आदमी सड़कों पर उतर आते हैं और सड़कों पर उतर आने के बाद भी कोई उनकी सुनवाई नहीं करता। ये एक बड़ी लड़ाई है। मेरे तरफ से ये अपील है कि हर हिंदू को गौ माता के लिए लड़ना चाहिए, हर आदमी को गौ तस्कर के खिलाफ लड़ना चाहिए, ताकि गौ तस्करी इस देश में पूरे तरीके से बैन हो जाए, गौ तस्करों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, गौ तस्करों को छोड़ा ना जाए। क्योंकि देख सकते हैं कि किस तरीके से एक वर्ग उनको मां का दर्जा देता है, हिंदू वर्ग में एक अलग स्थान दिया गया है गौ माता को लेकर के, तब बहुत सारी बातें अहम हो जाती है, बहुत सारे चीजें अहम हो जाती है। देख सकते हैं आपके हमारे साथ अभी उमेश बिशन जी स्टूडियो में आ चुके हैं, वो बैठे हुए हैं। आप सीधा दंडवत यात्रा से यहाँ पे आए हैं, अभी भी वो मिट्टी लगी हुई है जो हम आपको लगातार फुटेज में दिखा रहे हैं, रोड पे दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उमेश बिशन को जान से मारने की धमकी दी गई है। क्या ये धमकी तब अहम हो जाता है? क्या ये धमकी उन लोगों के लिए है जो गौ माता की लड़ाई कर रहे हैं? क्या उन लोगों के लिए जो देश के लिए लड़ रहे हैं? क्या उन लोगों के लिए जो समाज के लिए लड़ रहे हैं? स्टूडियो में हमारे साथ उमेश बिशन जी थके हुए हैं, परेशान है। जब से धमकी मिली है अभी तक पुलिस प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है, पर कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि हम एफआईआर करेंगे, हम जांच करेंगे, जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसे जरूर उस पर कार्रवाई की जाएगी। उमेश बिशन जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस बारे में? स्टूडियो में है आप, पूरा देश आपको देख रहा है आरएन टीवी पर। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो इसमें दोषी है, जो धमकी दे रहे हैं, जो माफिया है, इस पर कार्रवाई हो, क्योंकि एक बार तरीके से तस्करों पे कार्रवाई हो जाए, धमकी देने वालों पे कर। दो तरह के आवेदन सम्मानित जो अधिकारी आए, क्या कुछ कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से? क्या ये धमकी जो है वो पहली बार आपको दी गई है या बार बार इसी तरीके की धमकी दे करके आपको डराने की कोशिश की जा रही है? मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये बहुमूल्य हिंदू देश है जिसमें सर्वाधिक अगर कोई समाज है तो वो हिंदू है, और इतना बड़ा 80 करोड़ के आसपास आबादी होने के बाद भी आपको इस तरीके की धमकी आना, क्या ये कोई असामाजिक तत्व है जो धमकी दे रहा है? धमकी पर अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की? आपकी सुनवाई होगी भी या नहीं होगी? सुनवाई होगी, क्योंकि आईजी साहब ने कुछ संज्ञान में लिए, अपने अधिकारियों को भेजा है, तो इसमें कार्रवाई होने की पूरा आश्वस्त किया कि इसमें होगी। और साथ में हमने जो ज्ञापन दिया है उसमें एक दिया धमकी भरा जो हर साल आती धमकी, हर 6 महीने में एक नई धमकी आती है, पर इस बार जो धमकी आई है वो अलग टाइप की आई है। परिवार को मारने की धमकी आई है, आपको निपटाने की धमकी आई है, और धमकी तब आई जब मैंने कहा कि तस्करों के खिलाफ मैं अभियान चलाऊंगा। उसके ठीक पहले मुझे गाड़ी ठोकर मार के मेरा हाथ तोड़, गाड़ी से ठोकर मार के हाथ तोड़ दिया जाता है। तो ये कुल मिला के तो अच्छे संकेत नहीं है, सीधा हत्या का, जैसे पूरे देश में गौ सेवक की हत्या तो मेरी भी हत्या हो सकती है। दूसरा ज्ञापन हमने जो दिया है वो इस क्षेत्र के सबसे बड़े तस्कर का दिया है। हरी साहू, मनोज जंगेल, विवेक तिवारी, सलीम कवाड़ी, चिंटू डेनियल जैसे और जो बड़े शहर के बड़े नाम ले रहे हैं आप, जिस तरीके से आप नाम गिना रहे हैं, लोगों के नाम गिना रहे हैं, एक बड़ा नाम है, बड़ी अंडरलाइन आप लोगों पे कर रहे हैं, आप डायरेक्ट उनका नाम ले रहे हैं। देखिए, बड़ा आरोप हो सकता है, अगर वो सिद्ध नहीं कर पाए अब तो बड़ा इल्जाम, बड़ी चीजें आप पे लग सकती है। पुलिस मैं जब नाम, पुलिस ने खुद नाम ली, केवल रीवा का आएगा विवेक तिवारी। आप उनके अकाउंट खंगालिए, उनके मोबाइल एक्टिविटीज को खंगालिए, उनकी सारी चीजों की तफ्तीश सिस्टमेटिक हो जाए। कहाँ जाए? तो आप दंडवत करते हैं, आप एफआईआर नहीं करते, पुलिस का बार बार आईजी ऑफिस जा रहे हैं पर थाने आके एक एफआईआर नहीं कर रहे हैं, ये भी आप पे आरोप लग रहे हैं। वो अधिकारी ने गलत बोला, मैंने सारी जो आवेदन है थाने में दिए हैं, पूरी रिसीविंग मेरे पास में, और एक बार नहीं 2 बार दिए हैं। वो अधिकारी के साथ जानकारी में नहीं था या उनसे भूल हुई, उसी काबुले में जाकर देखता हूँ करके, तो उनकी अब ये है कि दूसरे थाने का टेबल मेरे हाथ नहीं दे सकता, मैं अपने जो मेरे पुरानी बस्ती थाने में वहां दूंगा। वहां के टीएनए कंप्लेंट, क्या कुछ कहा जा रहा है पुरानी बस्ती थाने की तरफ से? वहां के सीएसपी बोल रहे हैं कि मैं उसमें एफआईआर कर रहा हूँ,
आरोपी को अंडर भी कर रहा हूँ, इसके पीछे जो माफिया काम करेगा मैं उसका तो खुलासा करूंगा। मैं आश्वस्त किया नहीं करेगा था दीदी भी। आप आश्वस्त है या नहीं है? वर्तमान में 48 घंटे आश्वस्त हूँ। 48 घंटे में कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं पदयात्रा डीजीपी ऑफिस तक करूंगा। अभी आपने पदयात्रा कहाँ तक समापन कर दिया? दंडवत यात्रा में इन्होंने जब आश्वस्त किया कालीबाड़ी के पास में कि हम जो आप बोल रहे सब करेंगे, तब मैं जाके, क्योंकि चूंकि आईजी साहब ऑफिस में नहीं थे, उन्होंने कहा कि हमें भेजा है, तो हमें बोला ठीक है कि हम आपको दे देते, कोई समस्या नहीं देने में, पर कार्रवाई होगी तो हमने 48 घंटे से समय दिया, 48 से 72 घंटे समय लेते, ठीक है नहीं करेंगे तो आने वाले सोमवार मंगलवार को फिर डीजीपी ऑफिस तक पदयात्रा करके जाएंगे। और दोनों जो विषय है वो वैसे ही यथावत रहेंगे, दोनों विषय में कार्रवाई करने के लिए दबाव रहेगा। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से बार बार इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मैं अभी 48 घंटे तो आश्वस्त हूं। एक अहम सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि ये लड़ाई आप कहां तक लड़ेंगे अगर लोगों पर, अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होती है? फिर या जिस तरीके से आप चाहते हैं कि कार्रवाई हो, या जिस तरीके से आप चाहते हैं कि प्रशासन काम करे, अगर प्रशासन इस तरीके से काम नहीं करती है तो अगर आईजी ऑफिस तक आपकी सुनवाई नहीं होती तो अगली सुनवाई आप कहां तक लेकर के जाएंगे? मुझे लगता है कि आईजी साहब इसमें गंभीर है, क्योंकि लगातार कोई ना कोई अधिकारी मेरे से बात कर रहा है, 2 दिन से तो बात ही कर रहे हैं। मैं ही जीत कर कह रहा हूं कि अभी तत्काल में होना, क्योंकि बात मेरी नहीं की, मेरी जान चले प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रदेश में गौवंश तस्करी का बहुत बड़ा गुट गैंग चल रहा है। उनको को रोड पे लाना बहुत जरूरी है। कुछ असामाजिक तत्व संगठन में घुस गए, उनका भी पर्दाफाश करना जरूरी है। और चूंकि अति से अति हो गई, मतलब आप सोच सकते राजनांदगांव गांव में गौ सेवक की ऐसी हत्या हुई जो अंदाज कर दिया था, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। और लोग मेरे साथ पूरे प्रदेश में जुड़े हुए, उन लोग मानते हैं कि आपको अगर आँच आ गई, हमारी कोई औकात ही नहीं है। तो इस विषय को लेते हुए मैंने दोनों आवेदन दिए हैं, और आवेदन के बार दूंगा उस आवेदन को, जब तक वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते, जब तक, क्योंकि एक बार अगर कार्रवाई हो गई, तरीके सिस्टमेटिक कार्रवाई, गैंग का खुलासा हो गया, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की जो योजना सफल हो जाएगी। क्योंकि अगर आप नुकसान जो पहुंचा रहे हैं तो चलो ठीक है, रोड पे सड़क पे क्योंकि चारागाह भूमि नहीं है, पर नुकसान तस्कर पहुंचा रहे हैं। जब तस्करी जेल में रहेंगे तो बाकी तस्करी भय का माहौल बनेगा। एक बड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से उसमें उमेश बिसेन की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि मैं 48 घंटे आश्वस्त हूं, और आईजी ऑफिस से भी बार बार इनसे संपर्क किया जा रहा है कि कार्रवाई करेंगे। ये बोल रहे हैं कि एक बड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि लोगों में एक डर, एक भय बना रहे, ताकि जिस तरीके से गौ तस्कर बेखौफ है, गौ माफिया जिस तरीके से बेखौफ है, उनका कहना है कि उनके लोगों के दिलों में कम से कम प्रशासन का डर बैठना चाहिए, ताकि वो डर के काम करे या फिर वो काम बंद कर दे। लगातार ये गौ तस्करों के खिलाफ जो लड़ाई कर रहे हैं, देखना अहम हो जाएगा कि उमेश बिसेन की जीत होती है या फिर गौ तस्कर जिस तरीके से उनके हौसले बुलंद है, बकायदा टेलीफोन पे उनको धमकी दी जा रही है, इनको धमकी दी जा रही है। क्या ये धमकी और बढ़ेगी या वो पुलिस के गिरफ्त में आकर के दम तोड़ देंगे? तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखना न भूलिए आर्यन टीवी।